हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई आज हम पहली क्लास करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, ठीक है। उसकी हम मैथ की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक इस तरीके से वे में चालू करेंगे कि वो एक सिर्फ कांस्टेबल के बेस पे हो, यानी जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, ना ज़्यादा पढ़ना पड़े ना कम पढ़ना पड़े, है ना। सफिशिएंट हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इस बुक से, ठीक है। पतली सी बुक है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी और फटाफट तुम इसे खत्म करने का इसका रिवीजन भी चालू कर दोगे। 17 इसमें चैप्टर हैं जो कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के हिसाब से हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते करते इसमें 2D 3D भी आएगा और लास्ट में ग्राफ एंड तालिका, फिर उसके बाद विविध वगैरह सब आते चली जाएंगी, ठीक है। तो इस बुक को हम खत्म करने वाले हैं, आज से पहली क्लास होने वाली इस बुक की। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सिस्टम के साथ। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत बताना है। देखो पहले क्या कह रहा है, पहले कथन कह रहा है दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। बिल्कुल होता है। जैसे मैं पहली बात करता हूँ, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं होती है। अगर इनको जोड़ूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी जोड़ करके। अगर दोनों को घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा जब भी मुझे एक सम संख्या मिलेगी, है ना। और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो तब भी मुझे दोनों की एक सम संख्या मिलेगी। यानी पहला वाला कथन तो सत्य है भाई। कैसा है, सत्य है। आगे बात करते हैं, दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता नहीं। दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। सुनो जरा कैसे। जब हम बात करते हैं विषम संख्या, जैसे मान लो 3, 5, 7, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा 10, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना मिलेगा 8, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना मिलेगा 12। यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या मिलती है, यानी कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। 1372 की पावर कितनी दे रखी है, 134, यानी 1372 की पावर 134 दे रखी है। और इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं तुमको बताने वाला हूं। इसमें इकाई का अंक किस तरीके से पता लगाएंगे, सुनो जरा। जो भी तुम्हें इकाई का अंक पता लगाना है, जो भी अंदर नंबर दे रखा है उसमें इकाई का अंक देख क्या दे रखा है भाई 2। इस 2 को लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, इस 2 को लेंगे। 2 ले लिया तुमने, ठीक है। उसके बाद जो पावर है उसको 4 से विभाजित करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। जो भी पावर है उसको किसने से डिवाइड करोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे। 4 से जब तुमने इसको डिवाइड करा, देखो कितनी बार कट जाएगा, 4 3 जा 12, यहां से 1 बचेगा, फिर से बचेगा 4 3 जा 12, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी प्लस का 2। जो पूरा टेबल चला गया वो तो छोड़ दो, जो प्लस की बच रही है ना उसको इसकी पावर चढ़ा देंगे, उसको इसकी पावर चढ़ा देंगे। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा तुमको, 4 मिल जाएगा। अब 4 ढूंढते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े छोटे मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 18729, यानी 18729 की पावर कितनी दे रखी है हमको, उसकी पावर दे रखी है भाई 1782। कितनी है ये, 1782। बहुत बड़ी पावर है 1782, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने जाओगे, कहां तक सॉल्व करोगे कुछ नहीं पता। अब इसमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक कितना आएगा। सुनो पता है मुझे, मैं डायरेक्ट बता दूं कोई फायदा होगा, पहले सीखो जरा। अगर मैं 9 की पावर, देखो इकाई का अंक की बात कर रहा था, नहीं इकाई का अंक ही लूंगा। अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। अगर 9 की पावर 2 करता हूं तो कितना मिलता है, 81 मिलता है। 9 की पावर 3 करता हूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 729 मिल जाएगा। यानी एक चीज को समझो, अगर मैं 9 की पावर कहीं भी किसी भी संख्या में लास्ट में अगर इकाई का अंक 9 है, अगर उसकी पावर विषम है, कैसा है, विषम है, पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 ही आएगा, ठीक है। और अगर उसकी पावर सम है, कैसी है, सम है, तो इकाई का अंक 1 आएगा। कैसा आएगा, इकाई का अंक तब आएगा 1। अब यहाँ पे वही चीज है, अब यहाँ पे पावर देखो, पावर कैसी है, सम है या विषम है, तुम कह रहे हो सम है। अगर पावर सम है तो यानी इकाई का अंक 9 है, तो यानी लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, 4 हो जाएगा। सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 125 की पावर 137, कितना दे रखा है, 125 की पावर 137, ठीक है।
इनटू आगे और कुछ भी दे रखा है, आगे दे रखा है 736 की पावर 381, 736 की पावर 381 यानी 381 इनटू आगे भी और कुछ भी दे रखा है 691 यानी 691 की पावर दे रखी है 1001। इसमें बताना इकाई का अंक क्या होगा। सुनो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक की बात कर रहे थे, इकाई के अंक पे ही जाऊंगा। सुनो, आप 5 की पावर कितनी भी चढ़ा लो, 5 की पावर 1 चढ़ा लो, 2 चढ़ा लो, 3 चढ़ा लो, 4 चढ़ा लो, तुम्हें एक चीज पता कि 5 की पावर में कितनी भी कर लूँ, कितनी बार भी गुणा कर लो 5 में, हमेशा लास्ट में इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। जैसे अगर मैं देख पाता हूं तो 5 की गुणा अगर 5 में करोगे तो 25 आता है यानी इकाई का अंक 5 आएगा। 5 की गुणा अगर 3 बार करोगे तब भी कितना आएगा, 125 आएगा यानी इकाई का अंक 5 आएगा। अगर 5 की गुणा 4 बार करते हो तो कितना आता है भाई, 625 आएगा, तब भी इकाई का अंक 5 आएगा यानी इकाई का अंक 5 ही आएगा, 5 के 5 ही आता है, तो इसमें इकाई का अंक 5 आ जाएगा। इकाई का अंक बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ इकाई के अंक से ही खेल करेंगे। 6 ऐसी 6 पे होता है, 6 के साथ कितनी भी गुणा कर लो इकाई का अंक 6 ही रहता है। क्यों, सुनो जरा, अगर मैं 6 की गुणा 6 से करता हूं तो कितना मिलता है मुझे, 36, फिर से इकाई का अंक 6 है, और फिर से अगर 6 से गुणा करूंगा तब भी मुझे, यहाँ देखो यहाँ फिर से 6 6 36 हो जाएगा यानी इकाई का अंक तो 6 ही रिपीट होता चला जाएगा, यानी इसमें भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनटू 1 की कितनी भी पावर कर लो, 1 की पावर उतनी की 1 की 1 रहती है, ठीक है। 5 6 30, 30 एकम 30 यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0, इसमें इकाई का अंक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इकाई का अंक 0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है, ठीक है। 8 गुना करने के बाद 7वां भाग, वो संख्या बतानी है जिसका 8 गुना करने पर और 7वां भाग जोड़ने पर, किसी भी संख्या का 7वां भाग जोड़ने पर कितना मिलेगा, 841 मिलेगा। 841 741 है, कितना भाई, 741 है। सुनो जरा, यानी जब मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जब मैं उसका 7वां भाग निकालूंगा यानी वो संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब इसके हम मारेंगे ऑप्शनों पे नजर। ऑप्शन पहला देख पा रहे हो, ऑप्शन पहला दे रखा 72, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है ये 72? तुम कह रहे हो नहीं, तो यानी ऑप्शन ए नहीं है। दूसरा ऑप्शन पर नजर मारोगे, दूसरा ऑप्शन है 85, क्या ये 7 से विभाजित है, ये भी नहीं है, यानी अगले चलेंगे। ऑप्शन सी पे देख पा रहे हो, ऑप्शन सी है 91, क्या ये 7 से विभाजित है? तुम कह रहे हो हाँ ये 7 से विभाजित है, ये 7 से चला जाएगा 13 बार, 7 से कितनी बार चला जाएगा, 13 बार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब वेरीफाई भी करना चाहते हो, आंसर तो आ गया, अब चाहे जो वेरीफाई करना चाहते हैं उसको देख लो। वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या का 8 गुना करने पर प्लस उसी संख्या का उसमें 1/7वां भाग जोड़ने पर हमें 741 मिलेगा। 8 एकम 8 का 8 हो जाएगा और 8 निम 72 हो जाएगा, प्लस 7 से काटोगे 13 बार कट जाएगा, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी 741 हमारा आ गया। ठीक है, वही चीज वो कह रहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन में एकदम बेसिक चाह रहे हैं उनके लिए एक तरीका और भी है। देखो उसने क्या कहा है, किसी संख्या का 8 गुना, हमने मान लिया वो संख्या x है, एकदम बेसिक की बात करते हैं, उस संख्या का 8 गुना और उसी संख्या का 7वां भाग यानी x का ही 7वां भाग यानी 1/7 जोड़ने पर कितना आएगा भाई, 741 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करोगे सुनो जरा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा यानी 56, यहाँ कर कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा, प्लस 1x एकम x ये रहा और अपन में कितना 7 और इजिकल टू कितना हो जाएगा 741 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो जरा, 56 और एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57x इजिकल टू इसकी उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 का 7 हासिल गए कितने भाई, कुछ भी नहीं, 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2 और 7 सत्ते 49 2 51 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये कट जाएंगे, कितने से काटने चाहोगे, 19 से काटोगे, 19 से चला जाएगा 3 बार और 19, चलो फिर तो ये 3 से कट जाएगा 5 और एक 6, 6 8 14 14 और 7 23, 3 से नहीं जाएगा। सुनो जरा, ये कितने से चला जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा 57 से डायरेक्ट विभाजित करना पड़ेगा, 5187 को डायरेक्ट 57 से विभाजित करना पड़ेगा। पहले काटोगे 9 बार, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल गए 6, 9 पंजे 45 45 और 6 कितने होते हैं हमारे 51,
यहाँ से कितना बचेगा 5 और यहाँ से कितना बचेगा 57 और 57 एकम 57 कट जाएगा, यानी 91 बार कट जाएगा। जो बेसिक से करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, मुर्गियां और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। ठीक है, झुंड में कितनी भैंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। मुर्गियां और जितने भी आते हैं, मुर्गियां से सिर पैर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है एग्जाम में। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं। हमने माना जो मुर्गियां हैं यानी हैन और बफेलो, हमने मुर्गियों को एक्स मान लिया, बफेलो को वाई मान लिया इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, एक्स मान लिया और बफेलो को हमने वाई मान लिया। अगर मैं बात करता हूं कि सिरों की संख्या यानी हेड की संख्या, सिर की संख्या की बात करूं, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, भाई मुर्गी में भी एक होगा उसमें भी एक होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। और टोटल की बात करूंगा तो एक्स प्लस वाई, कितने सिर होंगे। अगर मैं सब में पैरों की बात करता हूँ, टोटल पैर कितने होंगे, है ना, टोटल पैर कितने होंगे। एक मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो ये हो जाएगा 2x, और एक बफेलो के कितने पैर होते हैं भाई 4, तो ये हो जाएगा 4y। ये दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल पैरों की संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 16 अधिक है। जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या कितनी है भाई x प्लस वाई, इसके दुगने से 16 ज्यादा है, इसके दुगने से 16 ज्यादा है। इसको करेंगे सॉल्व, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहां से देख पा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 4y और इजिकल टू, इसके अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस के कितना हो जाएगा 16। सुनो जरा, इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2y प्लस का रूट का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना भाई 4y माइनस 2y और इजिकल टू कितना हो जाएगा 16। 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 2y बचेंगे और इजिकल टू 16, और 2 से इसको काटोगे कट भी जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यानी उसमें टोटल कितने पैरों की संख्या, टोटल कितनी भैंसें हैं। y तुमने क्या माना, भैंसों की संख्या ही तो मानी थी y, तो भैंस कितनी है उसमें 8, उसमें भैंसों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, वो संख्याएं होंगे। दो संख्याओं का योग की बात करें, हमने मानी संख्या a और b है। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ करके तो आ रहा है 40, कितना आ रहा है 40 आ रहा है, और वो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर यानी दोनों को घटा करके आ रहा है 20। ठीक है, दोनों को घटा करके क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब सुनो जरा, जब मैं एक बार इन दोनों को जोड़ूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 2a, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर में इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, आ जाएगी 30। a की वैल्यू 30 आ गई, है ना, एक संख्या तो तुमको मिल गई 30। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे इसको घटा करके, यानी क्या है भाई a प्लस b की वैल्यू 40 है और a माइनस b की वैल्यू 20 है। घटा करके, घटाने का मतलब है देखो, ये माइनस करोगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस के a से माइनस का ये कैंसिल, एक भी ये हो जाएंगे 2b, बराबर कितना हो जाएगा 20। 40 में से 20 चले जाएंगे तो 20 बचेंगे, और 2 से काटोगे कितने कट जाएगा 20 की वैल्यू, b की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी एक संख्या तुम्हारी 30 है, एक संख्या तुम्हारी 10 है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ। सुनो जरा, जब दो संख्याओं को जोड़ करके कुछ मिले हैं और उन्हीं दो संख्याओं को घटा करके भी कुछ मिले, ठीक है, तो क्या करोगे, सुनो डायरेक्ट करने का तरीका। एक बार तो जोड़ करके आधा कर दो तो बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी, और एक बार घटा करके आधा कर दो तो छोटी वाली संख्या मिल जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ करके आधा करोगे, 40 और 20 कितने होते हैं 60, 60 का आधा कितना होता है 30, तो यानी एक संख्या तुमको ये मिल गई। ठीक है, और एक बार इनको घटा करके आधा कर दो, यानी 40 में से 20 गए तो कितने बच्चे भाई 20, 20 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 10, एक संख्या ये मिल गई। तो ये तरीका ये भी होता है। ठीक है, तो 30 और 10 दोनों संख्याएं मिल जाएंगी हमको। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिख जाता कई बार। सुनो क्या कह रहा, 1372 में 3 का स्थानीय मान बताना है। क्या है, 1372 में 3 का स्थानीय मान। सुनो जरा, एक स्थानीय मान होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है जातीय मान। उसको भी देख लो, क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन सीख लो। जातीय मान, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। सुनो जरा, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या होता है। जातीय मान का मतलब है कि जो नंबर बोला है वही नंबर, जैसे मैं बोलूं इसमें 7 का जातीय मान कितना है तो तुम कहोगे 7 ही है, यानी अपने आप में वो कितना है। जातीय मान का मतलब है कि अपने आप में वो कितना है। जैसे बोलो इसमें इस नंबर में 2 का जातीय मान कितना है तो तुम कहोगे 2,
क्योंकि 2 अपने आप में 2 है। 1 का जातीय मान कितना 1, 3 का जातीय मान कितना 3, ठीक है, यानी अपने आप में वो कितना नंबर है वो उनका जातीय मान हो जाता है। अब दूसरी बात आती है स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या चीज होती है? स्थानीय मान का मतलब है वो कौन से नंबर्स पे आ रहा है। इंग्लिश में तुमने देखे होंगे वंस, टेंस, 100, 1000, है ना, ये वही चीज है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उस तरीके से, यानी वो कौन से स्थान पे आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन से स्थान पे आ रहा है, वंस, टेंस, 100, यानी 3 के पूछा है तो उसके आ जाएगा 300। 7 का पूछता है तो 7, टेंस पे आ रहा है यानी 70, ठीक है। 2 पे आ रहा है यानी 2 ऐसे ही लिख दोगे। 1 पे आएगा, 1 कौन से नंबर पे, 1000 पे। एक तरीका तो ये, डायरेक्ट ही बताता हूं, जो उनसे भी नंबर का उसने पूछा है, जैसे मान लो वो 1 का पूछता, 1 का स्थानीय मान कितना है, तो 1 लिखोगे, उसके आगे जितने भी अंक है सब 0 बना दो। 1 के आगे कितने 0, कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 बना दो। 3 का स्थानीय मान पूछेगा, 3 लिख करके कितने अंक है आगे, 1 2, 2 0 बना दो। 7 का स्थानीय मान पूछेगा, 7 लिख करके उसके आगे कितने अंक है, 1 तो 1 0 बना दो। 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 2 लिख करके उसके आगे कितने 0, उसके आगे 1 भी अंक नहीं है तो 1 भी 0 मत लगाओ। ये इनके स्थानीय मान निकल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान में थोड़ा सा फर्क होता है, बस उस चीज को सीख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है। सुनो जरा, जब मैं भाग करने की बात करता हूं तो तुमने छोटी क्लासों में भाग कर रहे होंगे कुछ सवाल, इस तरीके से भाग का निशान लगाते हो, है ना, इस तरीके से भाग का निशान लगाते हो। अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं उस चीज को समझना। यहाँ पे जो चीजें होती हैं, जो अंदर हम संख्या लिखते हैं, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, या फिर कई बार बोल देते हैं संख्या। वो संख्या, ठीक है, वो संख्या जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं भाई, भाजक बोलते हैं, यानी किससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिलता था हम भाई डिवाइड करते गए और यहाँ पे लिखते गए, तो वो उसको मिलता है भागफल। क्या मिलता है, भागफल मिलता है। और जब इस तरीके से सॉल्व करते चले जाते हैं तो लास्ट में तुम कहते हो भाई यहाँ पे बच गया रिमाइंडर। क्या बच गया, रिमाइंडर, जिसको बोलते थे शेषफल। क्या बोलते थे, शेषफल बोलते थे, यानी जो लास्ट में बचता है। तो ये एक हमारा, हम जो क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करते हुए आए वो एक ये चीज होती है। अब सुनो जरा इसमें आगे, अब सुनो जरा आगे, अगर मैं तुमसे कहूँगा कि वो संख्या बताओ, मुझे संख्या बताओ का मतलब मुझे भाज्य पूछना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा सा। अगर मुझे भाज्य निकालना है, यानी जो संख्या है वो निकालनी है, तो किस तरीके से निकलती है, सुनो। जो भाजक है और भागफल दोनों की आपस में गुणा होगी, यानी इसको लिखोगे भाजक इनटू भागफल, भागफल, और जो शेषफल है वो हमारा ऐड होता है, यानी जुड़ेगा, यानी प्लस का शेषफल, प्लस का क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या कह रहा है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल मिलता है तथा शेषफल 3 मिलता है। सुनो, 5 से विभाजित करने पर, यानी यहां आएगा 5, भाजक 5 है, 5 से विभाजित करने पर 12 तो भागफल मिलता है और 3 शेषफल मिलता है। वो संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और 3 को ऐड कर देंगे, तो 12 पंजे 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 63 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 63, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, 20 से 45 तक की सभी पूर्णांकों का योग बताना है। सुनो जरा, 20 से 45 तक की सभी पूर्णांकों का योग, यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई एक नंबर है कहीं पे 20, 21, 22, 23 और इस तरीके से ये चलती चली जाएगी 45 तक। कहाँ तक चली जाएगी भाई, 45 तक चली जाएगी। इन सबको जोड़ करके बताना है। अब एग्जाम में टाइम है तो भाई जोड़ने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट तरीका भी मैं तुमको बता देता हूँ। सुनो किस तरीके से करते हैं। तुमको अगर किसी भी एक सीरीज में ये सीरीज तो बन गई, सीरीज में पहला नंबर पता हो और लास्ट का नंबर पता हो, तो दोनों को जोड़ो, यानी 20 + 45 और उनका कर दो आधा। उनका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, इनटू, कुछ इनटू भी करना पड़ेगा, इनटू करोगे कितने वो नंबर हैं, ठीक है, इनटू करोगे कितने वो नंबर हैं। नंबर कैसे पता लगाओगे, सुनो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 25 का, 25 में एक जोड़ दो, यानी टोटल नंबर है ये 26,
ठीक है, कितनी वो संख्याएं हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या गिनोगे ना, तो संख्याओं का कैसे पता लगाओगे, इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो, कितने का आ रहा है भाई 25 का डिफरेंस है, उसमें 1 जोड़ दो, यानी 26 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, अगर गिनने से बचना चाह रहे हो, एग्जाम में टाइम है तो गिनने भी बैठ जाओ, है ना। अगर नहीं गिन पा रहे हो तो क्या करोगे, दोनों में डिफरेंस देखोगे और 1 जोड़ दोगे, तो यानी 26 टोटल संख्याएं हैं। 2 से काटूंगा ये 13 बार कट भी जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है भाई 65 आ रहा है इंटू 13, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 का 5 हासिल गए 6 और 13 छिंग 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 84, यानी 845 इन सब संख्याओं को जोड़ करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 845 ढूंढते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, 43/8 निम्नलिखित में से किन दो पूर्णांकों के बीच हो सकता है। सुनो जरा, वो कह रहा है 43 यानी 43/8। अगर मैं इसको पॉइंटों में निकाल सकूं, पॉइंटों में कर सकते हो, पॉइंटों में देखें तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 पंजे 40 है ना भाई, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहां से 3 बचेगा, पॉइंट लगा लोगे, 0 बढ़ा लोगे, 8 तिया 24, ठीक है, फिर वहां से कितना बचेगा हमारा 6 और 8 सत्ते 56, यानी 5.3, चलो इतना ही रहने दो, ज्यादा सोल्व भी मत करो, यानी 5.3 के आसपास ये है। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखो पहला क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है 2 और 3 के बीच, क्या ये 2 और 3 के बीच में है, नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 4 और 5 के बीच, क्या ये 4 और 5 के बीच है, नहीं, 5 से तो बड़ा ही है। तीसरा ऑप्शन 1 और 4 के बीच, नहीं, 1 और 4 के बीच में नहीं, 4 से बड़ा है। चौथा ऑप्शन 4 और 7 के बीच, 4 और 7 के बीच, हाँ 4 और 7 के बीच में है, तो ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या कह रहा है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाजक ज्ञात करता है। सुनो जरा, भाजक नहीं होगा, ये भाज्य होगा। भाज्य यानी वो संख्या, है ना। अगर भाजक की कह रहा तो भाजक तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो भाजक नहीं है, वो भाज्य है, इसको सही कर लेंगे, वो भाज्य है यानी संख्या। सुनो जरा, फिर से वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ये डिवाइड वाला तुमने बचपन में सीखा होगा, सेकंड थर्ड के बाद चालू हो जाता है, यानी क्लास के बाद, सेकंड थर्ड क्लास के बाद। अब सुनो देखो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 15 गुना है, यानी यहाँ पे रखते हैं हम भाजक, यहाँ पे क्या रखते हैं भाजक, यहाँ रखते हैं भाज्य यानी वो संख्या, यहाँ पे रखते हैं हम भागफल, है ना, यहाँ भागफल निकल सकते हैं, और ऐसे जब करते सोल्व करते होगे तो लास्ट में बचता है हमारा शेषफल। अब इस क्वेश्चन में को जब एक बार तुम ढंग से पढ़ोगे तो लास्ट में कह रहा है कि शेषफल जो है वो 40 है, यानी शेषफल की वैल्यू दे रखी है 40 शेषफल की संख्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन में एक बार और पढ़ो तो कह रहा है एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। जब भाजक की बात कर रहा है, भाजक का 3 गुना, भाजक 3 गुना है किसका, शेषफल का, यानी इसका 3 गुना आता है, यानी कितना हो जाएगा भाई 3 × 40, 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 120, है ना। भाजक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब सुनो जरा, भाजक भागफल का 15 गुना है, भाजक जो भाजक है वो भागफल का 15 गुना है, यानी भागफल का 15 गुना है क्या, भाजक। भाजक की वैल्यू कितनी है 120, 15 से काटोगे कट जाएगी, कितने निकल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया, क्या तुम वो संख्या नहीं बता सकते भाई, क्या तुम वो संख्या नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे। दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब है 120 की मल्टीप्लाई 8 में और प्लस 40 ऐड कर दोगे, 12 अट्ठे कितना होता है भाई 96, यानी 960 हो जाएगा, प्लस 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 संख्या आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई हमारा 13, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेषफल 2, 3 और 6 बचते हैं। सुनो जरा, जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित करा जा रहा है तो जो शेषफल है तुम्हारे, जो शेषफल हैं वो कितने बच रहे हैं 2, 3 और 6, ये तुम्हारे शेषफल बच रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है यदि उस संख्या को 42 से विभाजित करा जाए तो शेषफल कितना आएगा। सुनो जरा, जब उसी संख्या को 42 से विभाजित करेंगे तो पहले तो वो संख्या देख लेते हैं कितनी मिलेगी। संख्या कैसे पता लगाओगे, सुनो क्या करते हैं भाई, जो ऊपर वाली संख्या है इनका पहले लेंगे हम एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा 12, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 84।
एलसीएम 84 आ गया। ठीक है, यहीं पे काम खत्म नहीं होगा, सुनो जरा। जब सेम डिफरेंस यानी जब कुछ शेषफल बचेगा तो उस शेषफल को हटाना भी तो पड़ेगा, वो संख्या पता लगाने के लिए। जब इसमें देखता हूं तो इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस है सारों में ही, तो जो संख्या तुम्हारी आई है एलसीएम जो आया उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो तुम्हें वो संख्या मिल जाएगी कितनी, 83। यानी वो संख्या मिल गई तुमको 83, वो संख्या मिल गई। सुनो जरा, अब चाहे तो चेक कर सकते हो, आराम से चेक भी कर लोगे। ठीक है, 3 से काटोगे जब तुम्हें 2 शेषफल मिलेगा, 4 से काटोगे तो 3 शेषफल मिलेगा, 7 से काटोगे तो 6 शेषफल मिल जाएगा। अब सुनो जरा, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस संख्या को हम 42 से विभाजित करें तो कितना शेषफल मिलेगा। 42 से कम कितना हो जाएगा, 42, 2 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा 84। यहां से कितना बच रहा है, यहां से देख पा रहे हैं हम तो 9 नहीं 83 है भाई, वो 83 है, ये 83 है। ठीक है, दुगुना करूंगा तो 84 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बच रहा है, 2 में से 1 जाएगा 1 और 4, 8 में से 4 गए तो 4, यानी 41। अब यहाँ से ये छोटा गया, पॉइंटों में बता नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर बताना है। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कितना शेषफल आएगा, 41 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 14, 41 ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो मैंने सामने लिख दिया है, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सुनो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो उसमें से एक हल्का सा लॉजिक होता है कि ठीक है, एक हल्का सा लॉजिक, अगर जिसको वो जानकारी है वो तुरंत करेगा, 5 सेकंड नहीं लगेंगे जिसको वो जानकारी है, और जिसको जानकारी नहीं है वो इसमें लगा रहेगा। ठीक है, सारी संख्याओं को चेक करेगा भाई इसमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, कौन सी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, वो सारी संख्याओं को चेक करेगा। अब सुनो जरा, मैं तुमसे क्या बताने वाला हूँ। जब तुम करोगे 1 का स्क्वायर तुम्हें मिलेगा 1, जब तुम 2 का स्क्वायर करोगे तुम्हें मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा तुम्हें 9, और 4 का स्क्वायर करोगे जो मिलेगा तुम्हें 16, और 5 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 25। इसी तरीके से आ गए 6 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और जब 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें 81, और जब 10 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा भाई 100, है ना। जब तुम्हें देखो 10 तक के स्क्वायर याद होंगे, और इनमें एक चीज़ देखो जरा, 1 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 6 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। अब जिसमें भी इकाई का अंक तुमको अलग सा दिखे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है, किसी का भी तुम स्क्वायर कर लो, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर लो तो तुम्हें किसी भी उस संख्या के स्क्वायर में जो है 3 नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी का भी स्क्वायर चेक कर लो, इकाई का अंक 3 नहीं आ सकता, है ना। इसी तरीके से और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे 3 नहीं है। अब तुमने देखा किसी का भी स्क्वायर करने पर ना तो 7 आ रहा है, 7 मिल रहा है तुम्हें किसी का स्क्वायर करने पर, इकाई का अंक ना 7 मिलेगा। शुरू से देखते हैं तो ना तो तुम्हें करीब कहीं भी 2 मिलेगा किसी का स्क्वायर करने पर, ठीक है, ना तुम्हें किसी का भी स्क्वायर करने पर 3 मिलेगा, ठीक है, ना तुम्हें कभी किसी का स्क्वायर करने पर 7 मिलेगा, ना तुम्हें स्क्वायर करने पर कभी 8 मिलेगा, ये मिलेंगे ही नहीं। किसी का भी स्क्वायर कर लेना ये संख्या नहीं मिलेगी। तो जिनके भी लास्ट में अगर इकाई का अंक ये आ जाए, इनमें से कोई सा आ जाए, यानी वो ही तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 है, यानी योगफल यानी दो संख्या मान ली ए और बी, जोड़ करके तो आ रहा है 11, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, और उनके वर्गों का योगफल 65 है, यानी दो संख्या उनके वर्गों का योगफल कितना है भाई 65 है। एक तो चीज होती है कि भाई तुम थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ और तुक्के लगा कर काम बन जाता है, कई बार बन भी जाता है। देखो जरा, ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ करके 7 11 आ जाए, और ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर करने के बाद जोड़ने पर 64 आए। तो एक चीज मुझे दिख रही है, अगर मैं इसकी जगह 4 रख दूं और इसकी जगह 7 रख दूं तो मेरा काम बनना है ना। तो 4 7 11 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, और 7 का स्क्वायर 64 नहीं होगा, ये तुम्हारा दोनों का स्क्वायर करने पर 65 है। 65 है, कितना है 65, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 49 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर फिर 65 आ जाएगा, है ना। एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई, थोड़ा सा सोचा और काम बन गया। नहीं तो सुनो, अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला पता होगा a + b का होल स्क्वायर, है ना।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन में हमसे पूछा है उन संख्याओं का गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी 4 और 7 दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आंसर आ जाएगा। अब सुनो, अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो एक तरीका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं। सुनो जरा, a प्लस बी की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 11 का स्क्वायर कर दोगे इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 दे रखी है, 65 रख दोगे प्लस 2ab ऐसी कैसी। अब सुनो, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 65 इजिकल टू 2ab। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे और 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे इजिकल टू 2ab। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी 2 से कट जाएगा कितनी बार? 28 बार। यानी a इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिल रहा है? 28 मिल रहा है। 28 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या कह रहा है। यदि p एक पूर्णांक है, ठीक है, यानी पूर्ण अंक है, तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जो p स्क्वायर इंटू 156, p स्क्वायर इंटू 156 इंटू आगे क्या दे रखा है? 135। क्या दे रखा है भाई? 135। ये कितने से विभाजित हो? 14 से विभाजित हो। और हमें बताना p की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमको बतानी है। सुनो जरा, कैसे पता करेंगे? अगर ये देखो भाई, अगर ये पूरी संख्या इससे डिवाइड है यानी ये 14 से डिविजिबल है, ये वो बात कह रहा है। अगर इस 14 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 14 को ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, देखो 2 से तो ये कट जाएगी, ठीक है भाई, 2 से तो ये कट जाएगी। क्या 7 से या तो ये कट जाए या ये कट जाए? है कोई ऐसी संख्या 7 से जो कट रही हो? है ऐसी कोई संख्या? 7 से दोनों में से कोई सी नहीं कट रही। यानी p की वैल्यू कम से कम 7 तो होगी क्योंकि या फिर 7 का मल्टीपल हो। अब सबसे छोटी की बात कर रहा है तो यानी इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 और नीचे क्या है? 7 और इंटू में क्या है भाई? 156 वगैरह वगैरह जो भी है। यानी इसको 14 से डिवाइड करना है तो p की वैल्यू या तो 7 रखनी पड़ेगी या 7 का मल्टीपल, ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे छोटी से छोटी की बात करते हैं तो 7 ही हो जाएगी, है ना। बड़ी से बड़ी बात करता है फिर ऑप्शन के हिसाब से कर लेते। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन में 7, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? मैं अगर परिमेय संख्या की बात करता हूं तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। P/Q की फॉर्म में लिखी होती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता? सुनो, तुमने आज तक सीखा है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है। सबके दिमाग में ये आता कि ये तो भाई P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि पाई की वैल्यू 20/7 होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है भाई? पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। मुझे एक बात बताओ, 5 अंकों की अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या की बात करता हूं तो 5 बार 9 लिख दो, जितने भी अंकों की बात करें। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो 6 9 लिख दो, है ना। किस तरीके से? जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करिए तो 5 बार 9 लिख दो, 2 3 4 5। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर तुम इसमें हल्का सा भी जोड़ते हो यानी 1 भी जोड़ते हो ना तो ये कितना 6 अंकों की पहुंच जाएगी। यानी 5 अंकों की बात कर रहा है तो 9 को मैं लिख दूंगा 5 बार। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की और बात कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? 1 और उसके आगे जो भी बची हैं वो 0, है ना। एक 1 लिख करके और उसके आगे जितने भी अंक की बात कर रहा है उतने उससे कम एक 0। जैसे मान लो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या करोगे? 1 लगाओगे, उसके आगे 3 0 लगा दोगे। क्यों? क्योंकि देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये 4 अंक तो पहले हो गए ना, है ना। तो इस तरीके से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। हमसे पूछा इन दोनों के बीच का अंतर, यानी घटा देंगे। 9 में से 0 हो जाएगा 9, 9 में से 0 हो जाएगा 9, 9 में से 0 हो जाएगा 9, 9 में से 0 हो जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। यानी 89999 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 89999 ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या क्या है। राहुल के बैंक खाते में 378 रुपये 82 पैसे शेष है। कितने रुपए हैं भाई? 378 रुपये 82 पैसे उसमें बचे हुए हैं। ठीक है, उसने क्या करा, 127 रुपये 80 पैसे निकाल लिए और 527 रुपये 86 पैसे जमा कर दिए। ठीक है, उसके पास कितनी धनराशि होगी, यानी बैंक में अब कितनी राशि है? 378 रुपये 82 पैसे तो अभी बचे हुए हैं, और उसके बाद क्या करा, 127 रुपये 80 पैसे उसने निकाल लिए। देखो 127 रुपये 80 पैसे उसने निकाल लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे। ये जब निकालने हैं तो यानी बैंक में से कम हुए होंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे। 2 में से 0 गए तो 2, 8 में से 8 गए तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, और 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ पे देखना 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब उसके पास बच रहे 251 रुपये 2 पैसे। और इसके बाद उसने क्या करा, 527 रुपये 86 पैसे जमा कर दिए। 527 रुपये 86 पैसे जमा भी कर दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लो पहले तो। अब उसके अकाउंट में कितने हैं? 6 2 8 हो जाएगा, 0 और 8 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जमा करे हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, यानी 778 रुपये 88 पैसे अब उसके अकाउंट में है। 778 रुपये 88 पैसे, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इस बुक के भाई 20 क्वेश्चन कर लिए। और एक चीज याद रखना, अगर वर्दी लेनी है तो सिर्फ 1-2 दिन खून गर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस तैयारी को और इस लगन को लगातार बनाए रखना पड़ेगा। ये जो बुक है अभी तो बहुत पतली सी बुक है, ऐसे खत्म करनी पड़ेगी इसको, है ना। इस लेवल तक तैयारी को ले जाना पड़ेगा। देखो तैयारी का मतलब होता है लगन, है ना। और वो लगन आती है भाई वर्दी को तुम बार बार याद करो। जब वर्दी को तुम बार बार याद करोगे तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो लगन है, जो तुम इच्छा है वो जगी रहेगी, और उससे तुम पढ़ाई करते रहोगे। तो एक आध वीडियो से देखने से काम नहीं बनेगा, पूरी बुक को हम चैनल पर सॉल्व कराएंगे। पूरी बुक देखनी पड़ेगी, जब भी जाके फायदा होगा। ठीक है, चाहे मेरी देखो या किसी की भी देखो, उससे कोई मैटर नहीं होता, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है लगातार। 1-2 दिन खून गर्म करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आज हमने 20 क्वेश्चन करें, इससे अगली वीडियो भी देख लेंगे, लगातार बढ़ने रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।